नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को बिल्कुल चौंका दिया है और केंद्र सरकार के लिए बहुत चौंकाने वाली खुशी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने 2.7 लाख करोड़ का डिविडेंड केंद्र सरकार को देने का फैसला किया है। जो पिछले वर्ष रिजर्व बैंक ने डिविडेंड दिया था उसकी अपेक्षा ये लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा है। और आपको एक चीज ये मालूम होगी कि रिजर्व बैंक डिविडेंड केंद्र सरकार को देता है क्योंकि रिजर्व बैंक में जो पूंजी निवेश किया है वो केंद्र सरकार ने किया है और पूंजी पर डिविडेंड देना होता है। किसी भी प्राइवेट पर्सन का, किसी भी दूसरी संस्था का डिविडेंड देने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि रिजर्व बैंक में किसी और की पूंजी नहीं लगी है। लेकिन इस पर प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है। कांग्रेस प्रश्न उठा रही है कि रिजर्व बैंक को मजबूर किया जाता है डिविडेंड देने के लिए। गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है, रिक्वायरमेंट है उनको फाइनेंस करने के लिए, गवर्नमेंट की प्लानिंग को फाइनेंस करने के लिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो रिजर्व बैंक द्वारा डिविडेंड देने का प्रचलन है वो मोदी सरकार आने के बाद हुआ है। लेकिन अगर ये डिविडेंड सरकार को नहीं दिया जाता तो उसका क्या होता, इस पर हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस ने जो प्रश्न उठाए हैं, दूसरे विपक्षी दलों ने, जानकारों ने जो प्रश्न उठाए हैं और जो बहुत स्वाभाविक हैं, उन प्रश्नों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों पर बात करते हैं कि जो डिविडेंड है वो दिया गया है रिकॉर्ड नंबर में, तो वो डिविडेंड कहां से आया। क्या रिजर्व बैंक का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है जैसे कि दूसरे कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाते हैं? हालांकि कॉमर्शियल बैंक जो सरकारी बैंक हैं उनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य तो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। उनके पास सोशल बैंकिंग है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। तो वो देश के विकास में सहायक होते हैं और यही उनका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन फिर भी कोई भी जो वाणिज्यिक संस्था है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसकी इफिशियंसी का परिचायक होता है कि अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो भी उसकी इफिशियंसी नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और यही दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी लागू होता है। और इन सब से सरकार को हर साल डिविडेंड मिलता है और इस डिविडेंड का इस्तेमाल भारत सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उनका वित्त पोषण करने के लिए करती है। भारत सरकार ने जो बजट इस समय का है उसमें 4.4% का फिजिकल डेफिसिट की बात कही थी, जो रिजर्व बैंक के इस डिविडेंड के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। आरबीआई ने 2.7 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। पिछले साल 2.11 लाख करोड़ का था, तो इस लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा है। इसमें ऑब्वियस क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोगों ने बात की कि क्या आरबीआई से ये अपेक्षा होती है सरकार की, देश की, कि वो प्रॉफिट कमाए। और अगर ये अपेक्षा नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक के काम तो डिफरेंट है, तो रिजर्व बैंक के काम क्या है? रिजर्व बैंक बैंकर्स टू बैंक है, लेकिन कंट्री का सेंट्रल बैंक है जो अर्थव्यवस्था है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज बनाता है, देखता है, प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है और देश की जो करेंसी रिक्वायरमेंट है उसको मैनेजमेंट करता है, करेंसी प्रिंट करता है, चलाता है, रिप्लेस करता है। और जरूरत पड़ने पर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको सपोर्ट करता है, उनकी निगरानी करता है। तो इस तरीके से जो रिजर्व बैंक के फंक्शन है उसमें एक फंक्शन और है, वो भारत सरकार या विभिन्न राज्य सरकारों के लिए जो बॉन्ड्स या बिल्स होते हैं उनके द्वारा संसाधन उपलब्ध कराना भी होता है। और देश का जो विदेशी मुद्रा कारोबार है उसका, उस पर नियंत्रण करना भी रिजर्व बैंक के काम में शामिल है। तो ये जो जितने भी काम हैं रिजर्व बैंक के पास, वो एक तरीके से देश के विकास से, देश की स्टेबिलिटी के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, यानी वित्तीय और आर्थिक जो प्रबंधन है उसके लिए है। तो फिर रिजर्व बैंक जब इस तरह के काम करता है तो उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो प्रॉफिट कमाएगा। जो दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो प्रॉफिट कमाते हैं और सरकार इनके लिए
एक तरीके से एक एस्टिमेट करती है कि इस साल हमको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, और उसके हिसाब से अपने जो बजट है उसमें प्रावधान भी करती है। लेकिन अगर रिजर्व बैंक के लिए प्रावधान किया भी होगा, तो चूंकि इतना बड़ा डिविडेंड दिया है जो अब तक कभी नहीं मिला, तो सरकार तो खुश होगी, खुशी की बात भी है। लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि जो प्रॉफिट है ये कहां से आई, रिजर्व बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स हैं, ये प्रश्न हैं, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिजर्व बैंक प्रॉफिट कैसे करता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि रिजर्व बैंक देश का जो विदेशी मुद्रा कारोबार है उस पर नियंत्रण रखता है और उसका भंडारण भी करता है। आपने देखा होगा विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थिति हम लोग के यहाँ बहुत अच्छी है, और जो हम लोगों का रूपी vis-a-vis डॉलर या जो दूसरी करेंसी है उनकी स्टेबिलिटी के लिए भी रिजर्व बैंक प्रयास करता रहता है। और जब कभी डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपए के गिरने की संभावना होती है, तो रिजर्व बैंक अपने जो भंडारण है उससे डॉलर निकालता है। तो इस तरीके से जो डॉलर बेचने, खरीदने, भंडारण की प्रक्रिया है उसमें एक्सचेंज मार्जिन रहता है, उससे प्रॉफिट होती है। और जो दूसरा विदेशी मुद्रा का कारोबार है दूसरे बैंकों के लिए भी जो उपलब्ध होता है, उसमें जो एक्सचेंज मार्जिन है वो भी रिजर्व बैंक के लिए जो प्रॉफिट है उसका सबसे बड़ा सोर्स है। दूसरा सोर्स क्या होता है, रिजर्व बैंक बैंकर्स टू बैंक है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं आपने देखा होगा कि उनका CRR, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, वो रिजर्व बैंक के पास रहता है। उस कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट में रिजर्व बैंक बैंकों को बहुत नॉमिनल ब्याज देता है, और वो हमेशा रिजर्व बैंक के पास रहता है। उसका गेनफुल डिप्लॉयमेंट हो सकता है। गेनफुल डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ये पैसा उन्हीं बैंकों को फिर दे दिया जाता है जरूरत पड़ने पर। कैसे दिया जाता है, आपने देखा होगा कि बैंक को अगर संसाधनों की जरूरत पड़ती है तो रिजर्व बैंक उनको एक तरीके से लोन देता है, और जब बैंकों के पास पैसा सरप्लस होता है तो वो रिजर्व बैंक के पास रख देते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तो ले लेते हैं, और जब उनके पास सरप्लस होता है तो दे देते हैं। तो जो बैंक अपना सरप्लस रिजर्व बैंक को देते हैं उसमें भी रिजर्व बैंक उनको कुछ ब्याज देता है, और रिजर्व बैंक जब दूसरे बैंकों को ऋण देता है तो उस पर उनसे ब्याज वसूल करता है। तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी रिजर्व बैंक की इनकम है। रिजर्व बैंक का एक काम और रहता है कि जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, और दूसरी जो प्रादेशिक सरकारें हैं उनके लिए ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से वित्त पोषण का काम करती है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसमें काम करती है, और उसमें भी जो एक्सचेंज डिस्काउंट या कमीशन का मार्जिन है वो भी रिजर्व बैंक के पास रहता है। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक के ब्रॉडली ये सोर्स है आय के। और इन सबको मिलाकर जो रिजर्व बैंक अपनी बैलेंस शीट बनाता है, उस बैलेंस शीट के बहुत सारे आइटम हैं, लेकिन ये आइटम उसमें शामिल होते हैं। ये दूसरे प्रश्न का जवाब हो गया कि रिजर्व बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन डिसाइड करता है कि ये डिविडेंड भारत सरकार को दिया जाए। तो रिजर्व बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जो चेयरमैन होते हैं इसके वो RBI के गवर्नर हैं, आजकल संजय मल्होत्रा हैं। और इसमें कुछ गवर्नमेंट के नॉमिनीज हैं, बोर्ड में हैं। और इस तरीके से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन है वो बैठता है, मीटिंग करता है, और ये डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड देना है। ये डिसीजन तो लेना होता है कि हाँ हमें डिविडेंड ट्रांसफर करना है, लेकिन कितना करना है ये किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं कि कितना ट्रांसफर करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, मतलब इस जो ट्रांसफरेबल अमाउंट है, डिविडेंड का अमाउंट है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। जो रिजर्व बैंक का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, उस कैपिटल फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज होती हैं, जो रिस्क होती हैं, रिजर्व बैंक को कभी फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस होता है उसमें रिस्क भी है तो लॉस हो सकता है। कभी जो बैंकों को फाइनेंस करता है, जो बैंकों का पैसा रिजर्व बैंक के पास आता है उसमें उनको ब्याज देता है,
इस सारे बिजनेस में लॉस हो सकता है। कई बार पॉलिसी ऐसी होती है कि हमें इंडस्ट्रियल क्रेडिट का फ्लो बढ़ाना है, तो हमने जो बैंकों को कर्ज दिया जाने वाला है उसका जो रेट है ब्याज का वो कम कर दिया, यानी रेपो रिवर्स रेपो की जो ब्याज दरें हैं, जो रेट हैं, उनका डिफरेंस वैसे तो फेवरेबल होता है रिजर्व बैंक के लिए, लेकिन इसमें नुकसान होने की संभावना भी होती है, पॉसिबिलिटी है, तो ये हो सकता है। तो इस तरीके से जो कंटिजेंट रिस्क है उसके लिए रिजर्व बैंक को एक बफर रखना पड़ता है, एक फंड रखना पड़ता है। और वो फंड कैसे डिसाइड हो, तो उसके लिए एक मोटे अंदाज में क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट का साइज है उसका सर्टेन परसेंटेज कंटिजेंट लाइबिलिटीज के रूप में रखा जाता है। तो 2018 से लेके 2022 तक इसमें कोविड का पीरियड भी शामिल है, इसलिए फिक्स करके 5.5% पे रखा गया था। जो बैलेंस शीट साइज है रिजर्व बैंक का उसका 5.5% बफर रखना है। और इससे ऊपर जो है वो एक तरीके से सरप्लस हो गया, वो सरकार को देना है या नहीं देना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला है, लेकिन इससे ऊपर अगर है तो वो रिजर्व बैंक के लिए सरप्लस माना जाएगा या रिजर्व बैंक की प्रॉफिट मानी जाएगी। 2023-24 में जो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी बफर मेंटेन करने की, उसको 1% बढ़ा के 6.5% कर दिया गया, 6.5%। तो रिजर्व बैंक को आउट ऑफ जो प्रॉफिट कमाई है उसमें 6.5% बैलेंस शीट साइज का रोकना है। रिमेनिंग जो है वो एक तरीके से सरप्लस हो गया, जिसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और नहीं करना चाहे तो वो उनके रिजर्व में पड़ा रहेगा। और अब जो ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, और कैसे कंप्यूटेशन होगा इस प्रॉफिट का ये समझने के लिए जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि इसके पहले 5.5% और फिर पिछले साल 6.5% था, ये फिक्स था। तो कहीं ऐसा तो नहीं किया रिजर्व बैंक ने कि ये परसेंटेज घटा के जो दूसरे रिस्क फैक्टर हैं उनमें जो बफर मार्जिन है उसको कम करके सरप्लस निकाल दिया हो और सरकार के प्रभाव में आके वो डिविडेंड के रूप में सरकार को दे दिया हो। इसको समझते हैं। तो जो पहले इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क था और आज जो फ्रेमवर्क है उसमें चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन क्या चेंजेस हुए देख लीजिए। जो मार्केट रिस्क के लिए जो रिस्क होती हैं रिजर्व बैंक की उसमें बहुत सारी रिस्क हैं। एक है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में वही जो मार्केट का परिचालन होता है, मार्केट ऑपरेशन है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज भी है, उसमें ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का काम है, और इस तरीके से जो सरप्लस फंड डिप्लॉयमेंट का भी काम है। उसमें जो रिस्क है उसमें क्या कोई बदलाव किया गया है, तो उसमें बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा जो क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क वही है जो बैंकों को पैसा दिया जाता है, बैंकों का सरप्लस रिजर्व बैंक के पास आता है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो भी रिस्क कवरेज जैसा था, जितना परसेंटेज बफर मेंटेन करना था वो सब एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मॉनेटरी एंड जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क होती है उसके बफर में चेंज किया गया है, 5 ± 1.5%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी 1.5% ऐड कर देंगे तो 6.5 हो जाएगा, और कम करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। यानी इसकी रेंज जो थी वो 3.5 से 6.5 के बीच में थी, कम से कम 3.5 और अधिक से अधिक 6.5। अब ये सब कुछ जो परसेंटेज है ये बैलेंस शीट साइज की है, और जो कंटिजेंट रिस्क है बफर में वो 6 ± 1.5% कर दिया गया है, और ये भी पहले की तुलना में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो इसलिए ये समझना इसलिए जरूरी है कि लोग ये प्रश्न करेंगे कि जबरदस्ती कम करा के जो बफर स्टॉक का परसेंटेज है, कहीं प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, सरप्लस ज्यादा दिखा दिया गया हो और सरकार को दे दिया गया। ऐसा नहीं है। एक और चेंज जो आया है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में, जिसे ईसीएफ कहते हैं, वो है फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन मार्केट रिस्क। यानी मार्केट रिस्क अगर कभी रिजर्व बैंक ये महसूस करता है वित्तीय वर्ष के अंदर किसी भी महीने में कि मार्केट रिस्क बढ़ रही है, तो उसका परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जो मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करनी है वो उतनी रहेगी, बढ़ा सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हम इसे विद इन द रेंज कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो फिक्स्ड है उससे नीचे नहीं आ सकते हैं। और उसमें है क्या कि जो
कॉन्फिडेंस लेवल होता है, एक रिजर्व बैंक ने ऐसे पैरामीटर बनाए हैं, सीएल कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका 99.5% का बफर बनाना है। और इस तरीके से जो ईएस है उस कॉन्फिडेंस लेवल का 97.5% बनाना है। इसमें भी बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है। हमने जो कंटिजेंट बफर बनाया है और रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट के 7.5% तक जो है कंटिजेंट बफर का, वो तो रखना पड़ेगा हमको। उससे ऊपर का जितना भी अमाउंट आएगा वो सरप्लस होगा। तो ये बिल्कुल एक अर्थमेटिकल एक्सरसाइज हो गई। जो कंटिजेंट का बफर बनाया गया है, बैलेंस शीट जो साइज है किसी साल का, उसका 7.5% निकालेंगे और उससे अधिक जो भी कंटिजेंट बफर है उसको डिक्लेयर कर देंगे सरप्लस। तो इस तरीके से ये जो 2.7 लाख करोड़ निकला, ऐसे निकला है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक लास्ट जो चीज इसमें थी, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट, वो उसका हमने शुरुआत में हल्की सी चर्चा की कि पिछले बार 2.11 लाख करोड़ जो सरकार को दिया गया, सरकार की अपेक्षा रही होगी लगभग इतना मिलेगा, लेकिन कम भी हो सकता है। अब जो अमाउंट ज्यादा मिला है, इसका सरकार क्या करेगी? सरकार की आशाओं से थोड़ा ज्यादा मिल गई। अगर हम बजट में देखें तो सरकार ने जो एस्टिमेट लिया है बैंक्स का, रिजर्व बैंक का, सबका मिला के वो काफी कम किया है। अब जो ये ज्यादा पैसा सरकार को मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि सरकार का जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट जो 4.4% पे सरकार ने प्रोजेक्ट किया था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसलिए सरकार की जो वित्तीय स्थिति है थोड़ा सा अच्छी होगी। तो ये था कि ये जो रिजर्व बैंक ने इतना बड़ा डिविडेंड दिया है, कैसे बना, किसने डिसाइड किया, कितना आया, कैसे कैलकुलेट किया गया, और जो सरकार को दिया गया इससे सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेरी है। आशा है आप ये समझ गए होंगे बहुत आसान शब्दों में। तो इस अंक में यहीं तक, फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।